नमस्कार दोस्तों। बाजार अपने ऑल टाइम हाई यानी कि 85,978 से करीबन करीबन 9.5 से 10% नीचे है। मार्केट करेक्शन 10% का ऑलरेडी हो चुका है। निवेश में क्या करना चाहिए? एफआई लगातार पैसा भारतीय बाजार से निकाल रही है। क्या हमें चिंतित होना चाहिए? अगर एफआई पैसा निकाल रहा है तो मार्केट और आने वाले 10 सालों में किस तरफ जा सकता है? आज ऑलरेडी 77,000 पे है। इन्वेस्ट करना चाहिए, वेट करना चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा के साथ मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों ने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। सो दोस्तों, मार्केट जब जब भी गिरता है ना, तो कुछ कॉमन हेडलाइंस हमें हमेशा देखने को मिलती है, जैसे कि ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट। ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट, ये हमने बहुत बार सुना है, राइट? ये सेंसेशनल न्यूज। और जब भी हम देखते अरे बाप रे, खून की नदियां बह रही है दलाल स्ट्रीट में यानी कि स्टॉक मार्केट में, तो ये देख के कोई भी डर जाएगा, जाहिर सी बात है, राइट? बट हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब ऐसी हेडलाइंस बनी हो। जब जब भी मार्केट मार्केट में भारी गिरावट पास्ट में भी आई है, तब से लेके अब तक कई बार ये हेडलाइंस आ चुकी है कि भाई ब्लड बाथ ऑन दलाल स्ट्रीट। और ये मैंने अभी सर्च किया, वो जरूरी नहीं कि अभी की ही हो सकता है उसमें से कुछ पहले के भी हेडलाइन हो। और ऐसे माहौल में जब मार्केट गिरता है तो और एक हेडलाइन आता है कि शेयर मार्केट में निवेशकों ने फलाना फलाना लाख करोड़ रुपए गंवाया। अब ये सारी चीजें सुन के चिंतित होना अ, मायने रखता है, समझ में आता है। बट मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं कि ये करेक्शन में क्या करना चाहिए, वो सिर्फ ये एक वीडियो देख लोगे आराम से, इस वीडियो की जो मैं डेटा एनालिसिस दिखाने वाला देख लोगे, तो उसके बाद आपको ज्यादा कोई और रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा डिटेल में एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस भी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाजार की गिरावट क्यों आ रही है। तो उसका जो सबसे पहला रीजन है वो है एफआईआई की बिकवाली। हम जिसको एफआईआई कहते हैं, वैसे टेक्निकली उसको एफपीआई कहा जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, बट पहले एफआईआई के नाम से हम जानते थे। तो यू नो अभी भी ये कॉमन नाम एफआईआई हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं ये एफपीआई है क्या। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये कोई एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं है। इंडिया के बाहर जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने आप को सेबी में रजिस्टर करवाती है, उसको कहते हैं एफपीआई, राइट? जैसे कि हो सकता है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई म्यूचुअल फंड है, यूरोप की कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कहीं का कोई पेंशन फंड है, कहीं का कोई हेज फंड है। तो अलग अलग देशों से जो अलग अलग कंपनियां पैसा यहाँ पे निवेश करने आती है, तो यहाँ हमारे लिए उसको हम कहते हैं एफपीआई। बट ये चीज याद रखिएगा कि ये कोई एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं है इंडिया में। आप गेस करिए कितनी एफपीआई रजिस्टर्ड होगी। आप चलिए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए आपके हिसाब से कितनी एफपीआई होगी। लिख लिया? चलिए मैं आपको बताता हूं। इंडिया में एज ऑफ 6 फरवरी 2025 11,976 एफपीआई रजिस्टर्ड है। अब सोचिए, लॉजिकली सोचिए कि ये 11,976 कंपनी जो है ना, वो वर्ल्ड के अलग अलग कोने से है। कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, कोई लग्जमबर्ग से, कोई यूरोप से, कोई अरब कंट्रीज से, कोई यूएई से, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई सिंगापुर से। तो ये सारी की सारी अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनी है। और हर जगह पे कंपनी में ये फंड मैनेज करने के डिसीजन लेने वाले फंड मैनेजर अलग अलग जगह पे बैठे हैं। तो पहली चीज तो ये मान लीजिए कि चलिए कि कभी भी ये मत बोलो कि एफआईआई ने पैसा निकाला या एफआईआई ने आज पैसा डाला। ये मेरे हिसाब से टर्मिनोलॉजी ही गलत है। एफआईआई ने पैसा निकाला, इसका मतलब कि आज ये 11,976 जो एफपीआई कंपनीज थी, उसमें से काफी सारे लोगों ने माल खरीदा इंडिया में, काफी लोगों ने बेचा। नेट अगर बेचने वाले एफपीआई ज्यादा होगी तो हम कहेंगे एफपीआई ने बेचा। बट ये भी हो सकता है कि जिस दिन एफपीआई का नेट इनफ्लो जो है वो नेगेटिव दिख रहा है, उस टाइम पे भी हो सकता है कि काफी सारी एफआईआई ने माल खरीदा हो। अब ये पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में कहीं पे भी कि 11,976 कंपनी के फंड मैनेजर्स एक जगह पे शाम के हो चाय की टपरी पे बैठ के डिसाइड करे कि चलो कल हम भारतीय मार्केट में बिकवाली करते हैं। सबका दिमाग एक जगह पे एक तरीके से चले, एक ही जगह पे निवेश करे, ये पॉसिबल नहीं है। बट जब बेचने वाले ज्यादा होते हैं हम कहते हैं एफआईआई ने माल बेचा।
हम जब खरीदने वाले ज्यादा होता है एफआईआई में इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अमाउंट, तो हम कहते हैं एफआईआई ने खरीदा, बट जरूरी नहीं कि जिस दिन एफआईआई ने खरीदा उस दिन किसी एफआईआई ने बेचा ही नहीं है। तो ये 11,976 कंपनी एक दिन में सारा माल बेच के चली जाएगी, ये मानना मेरे हिसाब से बहुत ही मूर्खता वाली बात है। और ये सारी कंपनीज अलग अलग कंट्रीज से आ रही है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ। मेरा ये मानना है कि ये जब भी किसी कंट्री में निवेश करती है तो लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ आती है। इंडिया में मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं, ये देखिए 1992 से लेके अब तक, जब से ग्लोबलाइजेशन यानी कि हमने हमारे दरवाजे विदेशी निवेशकों के लिए खोले, तब से लेकर अब तक इक्विटी मार्केट में एफपीआई या एफआईआई जिसको हम कहते हैं, उन्होंने हर साल नेट कितना इन्वेस्टमेंट किया, नेट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो ये 1992 से लेकर 2025 तक का अगर आप ग्राफ देखोगे, 33-34 साल के अंदर सिर्फ 6 बार ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने नेट पैसा निकाला है। बाकी के सारे 36 साल 34 साल उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। इसका मतलब क्या हुआ कि हर हर 6 साल में एक आध बार पैसा निकालते ऑन एन एवरेज, राइट। पिछले 10 साल में ये ज्यादा देखा गया आपको, क्योंकि पिछले 10 साल में उन्होंने जब भी पैसा निकाला उनका कोई पर्सनल रीजन था। जैसे कि 2008 की मैं बात करूं, आज से करीबन 17 साल पहले, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहां पे जो दिक्कत आई लेमन क्राइसिस के बाद, तो उनको ग्लोबली लिक्विडिटी की खुद को जरूरत पड़ी। अगर खुद को लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली उनको बिकवाली करनी पड़ेगी, जहां पे उनका अच्छा रिटर्न बन रहा है, जहां पे उनके पास लिक्विडिटी है, वहां से पैसा निकालेंगे। उन्होंने पैसा निकाला 47,000 करोड़ रुपीस 2008-9 में। बट उसके बाद तुरंत ही 2009, 2010, 2011 में देखिए जितना निकाला था उससे 4 गुना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। 2015-16 में उन्होंने 14,000 करोड़ निकाला, बट 2016-17, 17-18 में उन्होंने उससे कई गुना ज्यादा निवेश कर दिया। 2018-19 में तो 88 करोड़ नेगेटिव, उसको नेगेटिव भी नहीं कहेंगे। 2021-22, 22-23 में उनका नेट जो आउटफ्लो था वो था 1,40,000 करोड़ और 37,000 करोड़। 2023-24 में उससे ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। इस महीने, इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 91,000 का उनका नेट आउटफ्लो है, नेट इनफ्लो नेगेटिव है। बट जरूरी नहीं कि ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। अभी उनको टेम्पररी चाइना में थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगा तो वो वहां पे चले गए, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। इंडिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, इंडिया के मार्केट में ये लोग क्यों आएंगे, राइट। इंडिया एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड की बहुत ही बड़ी उभरती हुई ताकत है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और आने वाले कुछ सालों में हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। तो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे। तो ये एफपीआई का फ्लो आएगा जाएगा, हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि हमें इन्वेस्ट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, हमें चलना है तो चलना है, हमें इन्वेस्ट करके चलना है तो चलना है। इस बार मैं आपको बताऊं, इस बार इस बार पहली बार ऐसा होगा कि वो माल बेच के जा रहे हैं, सामने जब खरीदने आएंगे तब महंगे में खरीदेंगे। इससे पहले ऐसा हुआ करता था कि हमारा इनके ऊपर इतना डिपेंडेंस रहता था कि जब वो पैसा निकालते थे ना तो हमारा मार्केट बहुत ज्यादा गिरता था। जिस तरीके से 2021 से 2025 तक का आउटफ्लो है ना, नेट आउटफ्लो, उस तरीके के आउटफ्लो पास्ट में जब भी आए थे ना, मार्केट 50-50% गिर गया। 2008-9 देखिए 47,000 करोड़ के आउटफ्लो में, नेट आउटफ्लो में मार्केट हमारा 21,000 से 8,000 हो गया था, यानी कि 60% डाउन था। बट अभी 2021-22 में 1,40,000 करोड़ पैसा निकाला उन्होंने, रुपया निकाला। 2022-23 में 37,000 करोड़ रुपया निकाला, अभी 91,000 करोड़ निकाल रहे हैं इस साल में। फिर भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से 10% से ज्यादा नहीं गिरा है। 10% के आसपास 75,000 तक गया था, यानी 11-12% हुआ था। अभी वापस 77,000 के आसपास है, यानी कि 9.5-10% का गिरावट है। क्यों? आज हमारी जो ताकत है ना वो बन गया है हमारा डोमेस्टिक फ्लो। ये डेटा जो आप टेबल देख रहे हो ना, ये एमफी की वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है, जो दर्शा रहा है कि हर महीने एसआईपी के माध्यम से कितना पैसा इक्विटी मार्केट में, कितना रुपया इक्विटी मार्केट में जा रहा है। तो दिसंबर 2024-25 देखो 26,459, यानी कि 26,459 करोड़ रुपीस एसआईपी के माध्यम से हर महीने इक्विटी में जाने वाले हैं। इतने तो मिनिमम जाने वाले, बिकॉज दिसंबर में गए तो ये ट्रेंड देखो बढ़ता ही जा रहा है। नवंबर में 25,000 करोड़ के आसपास था, 25,320, अक्टूबर में 25,323, सितंबर में 24,509, यानी कि हर महीने 26,000 करोड़ तो इंडियन इक्विटी में सिर्फ आप और मैं जो एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उससे इक्विटी में जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया हमारे पास डोमेस्टिक फ्लो का ताकत है, जो आज से 10-15 सालों पहले नहीं था। और ये भी कब, जबकि इंडिया में 4.5-5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर नहीं है। बैंक अकाउंट 65 करोड़ लोगों के। आप सोचिए बाकी के लोग जब म्यूचुअल फंड में निवेश करना चालू करेंगे तब क्या होगा। पहले लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, एक ही चीज पता था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आज सब लोग समझ रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है। आज सब लोगों को पता है कि एसआईपी से म्यूचुअल फंड में निवेश करना, एक सलाहकार की सलाह लेके, ये डेफिनेटली बेटर वे है वेल्थ क्रिएशन का कंपेयर टू ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट,
और जो 4 साढ़े 4 5 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट किया है ना, उन्होंने भी अपनी अभी कैपेसिटी का पॉकेट में से बहुत थोड़ा ही इन्वेस्टमेंट किया है। वो भी जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 7 साल का एक्सपीरियंस दिखा है, वो भी अपना एक्सपोजर बढ़ाएंगे, नए इन्वेस्टर भी आएंगे, तो ये फ्लो और बढ़ेगा। तो मुझे लगता नहीं है कि एफपीआई एफआई के फ्लो की हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। यस, मार्केट गिरेगा, बढ़ेगा, गिरेगा, कभी बढ़ेगा, कभी गिरेगा। पिछले 34 साल में हमने 5% से ऊपर 48 के आसपास करेक्शन देखे हैं, जिसको अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करें, मेरे एक मित्र है चिराग पटेल, उन्होंने उनकी जो एनालॉजी है ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई एक तो होता है फर्स्ट ग्रेड का करेक्शन। फर्स्ट ग्रेड का करेक्शन यानी कि 5 से 10% की गिरावट, वो करीबन करीबन हर 10 साल में एक आध बार आती है। फिर होता है सेकंड ग्रेड करेक्शन विच इज 10% to 20%, वो हर 3 साल में एक बार आता है। फिर होता है थर्ड ग्रेड करेक्शन जो 20% से ऊपर का है, वो हर 4 5 साल में एक बार आता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, करेक्ट होना मार्केट कोई नई बात नहीं है। मार्केट करेक्शन इज अ प्राइस विच यू नीड टू पे टू गेट दी हायर रिटर्न कंपेयर टू योर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आपका जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज्यादा कमाना है, तो आपको कुछ कीमत तो देनी पड़ेगी, वो है वॉलेटिलिटी से होके गुजरना पड़ेगा। इसको टाइम नहीं किया जा सकता है कि ये 5 10% करेक्शन कब आएगा, कितने दिनों तक चलेगा, रिकवरी कब आएगा, कितने दिनों तक चलेगा। मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखा रहा हूँ इन डिटेल। आप देखिए, ये है 5 से 10% के करेक्शन निफ्टी में पिछले 35 साल में, 1991 से लेकर 2024 तक के। तो अगर आप देखोगे 5 से 10% के बीच के करेक्शन 27 बार आया है, 27 टाइम्स आया है। और उसमें जो हाईलाइट किया हुआ लाइन है ना, वो देखो कितना फॉल है। पहले 6.2, फिर 5.2, तो हर बार फॉल जो था ना वो अलग अलग था। कभी 5%, कभी 6.25%, कभी 9%, कभी 7%। मतलब कोई कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि 5 पे अटकेगा, 6 पे अटकेगा, 7 पे अटकेगा, 8 पे। फॉल कितने दिन चला उसकी आप लाइन देखो, पिक टू डेज टू फॉल। पहला वाला फॉल 6.2% का फॉल था ना, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई करीबन 14 दिन, 14 दिन चला। रिकवरी कितने दिनों में आई? 10 दिन, यानी कि 24 दिन का ये पूरा साइकिल रहा। तो 24 दिन में भी साइकिल खत्म हुआ, ऐसा हमने दिखा है। फिर 5% का जो आप फॉल देख रहे हो, फरवरी 1991 से फरवरी 1991, राइट, वो 8 दिन तक फॉल चला। 8 दिन में मार्केट 5% करेक्ट हो गया, मगर 6 दिन में रिकवरी हो गई। ये 14 दिन ही चला, राइट। और रिकवरी के बाद मार्केट में जो रिटर्न आया वो था 12%। मार्केट गिरने के बाद जो रिकवरी के टाइम पर मार्केट बढ़ा वो 12% बढ़ा। तो आप ऐसे ऐसे देखेंगे ना, तो टोटल डेज है ना, टोटल डेज टू फॉल, टोटल डेज टू रिकवरी अलग अलग है। कभी ये पूरा साइकिल 14 दिन में खत्म हो गया है, कभी ये पूरा साइकिल है ना वो 197 दिन भी चला है। तो इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कब मार्केट गिरेगा, कितने दिन में रिकवर होगा। इससे ऊपर मैं आपको लेके चलता हूं, 10 से 20% का करेक्शन देखिए, 20 से ऊपर के देखिए, सेम चीज। 10 से 20 के बीच के करेक्शन कितने? कभी 10.8, कभी 12.3, कभी 13, कभी 11.8, कभी 14.6, कभी 15.6। 20 से ऊपर के करेक्शन देखिए, 29, 53, 59, 51। मतलब दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो एग्जैक्टली बता पाए कि एग्जैक्टली इस लेवल पे करेक्शन रुक जाएगा। और दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है कि इतने दिन फॉल चलेगा, ये बता पाएगा कि 10% वाला करेक्शन 9 दिन में भी आया है, और 10% वाले करेक्शन जो है ना, 10 से 20% वाले करेक्शन वो 49 डेज में भी आया है, और 242 डेज तक भी चला है। तो कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता करेक्शन कितना आएगा। हाँ, एक चीज है, ये निफ्टी है, अगर आप डेटा देखोगे, मिड कैप का देखोगे, निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स देखोगे, तो वहां पे भी करेक्शन आया है। बट वहां पे करेक्शन, हाईएस्ट करेक्शन 2008-9 में 73% आया था। इससे हमें समझ में ये आता है कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप में करेक्शन ज्यादा आ सकता है। बट वहां पे भी हर बार रिकवरी आई है। आप देखो, स्मॉल कैप का डेटा देखोगे, स्मॉल कैप के अंदर भी करप्शन है। तो ये एक चीज तो समझ में आती है, सारा डेटा देख के एक चीज तो समझ में आती है कि भाई ये करेक्शन कोई आजकल की नई बात नहीं है, ये तो आता ही है, ये नॉर्मल चीज है, इससे इसको ज्यादा तवज्जो देनी ही नहीं चाहिए, राइट। एक चीज, ये सारी स्लाइड में जितने भी डेटा मैंने दिखाया उसमें एक चीज सेम है, आपने अगर देखी हो, नोटिस की हो, तो वो है कि हर बार मार्केट रिकवर हुआ है, हुआ है, हुआ है। इसीलिए मैं अपने पिछले काफी सारे वीडियोस में बोल चुका हूं, वो चीज आज वापस दोहरा रहा हूं। करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। करेक्शन से डरना नहीं है दोस्तों। उल्टा करेक्शन जब भी आए ना, तब आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो फायदा होगा, इसको अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। करेक्शन आएंगे, इनफैक्ट ये तो भूल जाइए, मैं आपको बताऊं, ये डेटा देखिए, सबसे अच्छे जो मार्केट की जो बहुत बढ़िया रैली बोल सकते हैं ना, अब देखिए 2001 से 2007, या 2003 से 2007, 7 गुना मार्केट हुआ, 7 गुना। आप समझ सकते हो, 7 गुना मार्केट। 3,000 वाला मार्केट 21,000, ये अब तक का सबसे बड़ा फास्टेस्ट मार्केट का रैली था। अगर मैं आपको सेंसेक्स की सिंपली बात करूं, 1979 में आया, 100 पॉइंट से आया, आज 77,000 है। करीबन 15.5% का सीएजीआर रिटर्न बना, 15.5% सीएजीआर, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। यानी कि 4.5 5 साल में पैसा डबल होने वाला ये एसेट क्लास है। उसमें ये पीरियड ऐसा था, 6 साल के अंदर मार्केट 700%, इवन 4 साल पकड़ लो, 2003 से 2007 पकड़ लो, 4 साल के अंदर 700% मार्केट बढ़ गया था एब्सोल्यूट लेवल में। बट वो जो 700% बढ़ा ना,
उसमें भी 6 करेक्शन आए थे, कभी 27%, कभी 11%, कभी 13%, कभी 29%, कभी 15%। आपको मैं रैली देखा हूं 2008 के बाद जो मार्केट में गिरावट आई थी, 21,000 वाला मार्केट 8,000 हुआ था, उसके बाद 8,000 से आज 77,000, यानी कि अब देखो बहुत बड़ा, 8,000 से देखोगे तो ये 10 गुना बढ़ा हुआ है। और अगर 61,000 वहां से देखोगे नीचे जब गया था 2008 से, तो पिछले पिछले करीबन करीबन 16-17 साल में भी मार्केट ने ओवरऑल तो लॉन्ग टर्म में तेजी ही दिखाई है। बट उसमें भी देखो करेक्शन आया 28%, 23%, 10%, 14%, 10%। छोटे मोटे और भी करेक्शन है, सारे के सारे तो हाईलाइट भी नहीं किए। तो अच्छे से अच्छे मार्केट में भी करेक्शन आता है। मैंने एक बार मेरे इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोग्राम में राजकोट में बोला था कि देखो मजे की बात यह है कि ये 4 साल में मार्केट 7 गुना हुआ था, बट दुख की बात यह है कि कोई इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि ये 4 गुना जो पैसा है ना, ये अपना 7 गुना पैसा 4 साल में बना पाया हो। और मैं तो पूरे इंडिया में 3 लाख इन्वेस्टर्स को पर्सनली मिल चुका हूँ मेरे इन्वेस्ट एजुकेशन सेमिनार में, गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल और श्रीनगर से लेकर केरला घूम घूम के। और इतने मेरे, मैं जब घूम के सेमिनार करता हूँ ना, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि दुख की बात है कि जो रिटर्न म्यूचुअल फंड्स की बात करें, जो पेपर पे दिखते हैं म्यूचुअल फंड पे रिटर्न कि इस स्कीम ने 20 साल में इतना गुना पैसा बना के दिया, इसने इतना दिया, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में क्यों नहीं दिखता है? तो ये जब मैं बोला ना, एक अंकल मेरे पास चल के आए और मुझे बोला, जिगर देख मैंने तो बनाया है। उनका स्टेटमेंट देखा, कंपनी का नाम मुझे मत पूछेगा, दिस इज इन्वेस्टर एजुकेशन रिलेटेड वीडियो, यहाँ पे कोई कंपनी स्कीम को प्रमोट करने नहीं है, इसलिए स्कीम का नाम नहीं बोलूंगा। बट उन्होंने 2 स्कीम में इन्वेस्ट किया था। 1998 में उन्होंने कुछ 4 लाख रुपए इक्विटी फंड में डाले थे। 1999 में उन्होंने कुछ 8 लाख रुपए उस टाइम पे हाइब्रिड यानी कि बैलेंस फंड में डाले थे, कोई एक्सवाइजेड कंपनी था। वो 12 लाख का उनका 2017 में स्टेटस में जो रिपोर्ट था, फोलियो था, उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो 5 करोड़ 37 लाख, 5 करोड़ 37 लाख 12 लाख का। अमेजिंग, ऐसा मैंने स्टेटमेंट जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने उनको पूछा था कि अंकल ये बताइए कि इतने सालों में ऐसा तो क्या किया कि 12 लाख का 5.25 करोड़ बना लिया? अंकल ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई इतने सालों में कुछ नहीं किया ना, इन्वेस्ट करके भूल गया, बाद में कुछ नहीं किया, इसीलिए ये वेल्थ क्रिएट हुआ है। सो दोस्तों ये करेक्शन आते रहेंगे, बट आपको ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या करो, ज्यादा से ज्यादा आप जब भी गिरावट आती है, पैसा है तो इन्वेस्ट करो। मार्केट में एक चीज कभी नहीं बदलेगी, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज पर परमानेंट। हाँ, क्या बदलता जाएगा? इवेंट्स बदलते जाएंगे। कभी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से करेक्शन आएगा, कभी यूएस रेटिंग डाउनग्रेड करने की वजह से करेक्शन आएगा, कभी युआन डिवैल्यूएशन, कभी एनबीएफसी क्राइसिस, कभी कोविड। तो हर बार मार्केट गिरने के रीजन अलग होंगे, बट एक चीज हमेशा सेम रहेगी, वो है कि भाई गिरावट के बाद वापस मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। तो नॉलेज नहीं चाहिए इस मार्केट में से सिर्फ पैसा कमाना है, तो नॉलेज नहीं चाहिए। नॉलेज तो सबके पास है। नॉलेज बहुत सिंपल है, क्या कहता है कि भाई, नॉलेज ये कहता है कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ना पैसा बनेगा। बट ज्यादातर लोग इक्विटी मार्केट में पैसा गवाते हैं। क्यों? बिकॉज ज्यादातर लोगों का जो फोकस होता है ना, वो बाजार पे होता है। बाजार कैसा चल रहा है, बाजार में क्या होगा, बाजार पे फोकस नहीं चाहिए। सक्सेसफुल निवेशक बनना है, बाजार पे फोकस छोड़ दो, अपने आप पे फोकस करो, आपका खुद का बिहेवियर स्टडी करो। आपका खुद का बिहेवियर अगर लॉजिकल है तो पैसा बनेगा, आपका खुद का बिहेवियर इमोशनल है तो पैसा नहीं बनेगा। 2013 में मैंने एक पूरा सीरीज यूट्यूब में अपलोड किया है, लॉजिक वर्सेस इमोशन, देखिएगा। राइट, वो चीज वहां पे भी जो किया था, डेटा अलग था, बातें अलग थी, बट क्रक्स यही था। आज भी यही कह रहा हूं कि आपको अपने बिहेवियर को स्टडी करना है। पैसा कमाना आसान है, सिंपल सा एक रूल भी फॉलो करोगे। वॉरेन बफे ने कहा हुआ, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। यानी कि पूरी दुनिया जब फियरफुल हो ना, यानी कि डर के मार्केट से या किसी चीज से भाग रही हो, तब वो चीज सस्ती मिलती है, आप ग्रीडी बन के, लालची बन के वो खरीद लो। और पूरी दुनिया जब लालच से कोई चीज खरीद रही है, तब महंगी होती है, तब डर के दूर रहोगे तो चलेगा। राइट। तो एक चीज तो बहुत सिंपल है, कमाना है पैसा, तो एक ही नियम फॉलो करो, बाय लो सेल हाई। बट ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हाई और लो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। सुनने में अच्छा लगता है, मगर ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा, इंडिया के मार्केट में कभी भी, बाय एनी टाइम, स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, और पैसा बनेगा। हाँ, जब जब भी आपके पास पैसा हो, मार्केट गिरे, उस टाइम पे एडिशनल डालो, बट मार्केट टाइमिंग करने की कोशिश मत करो, नहीं 5% गिरेगा तो डालूंगा, 10% गिरेगा तो डालूंगा। आपके पास पैसा लॉन्ग टर्म का है, अगर आप 5 साल 10 साल 15 साल भूलने के लिए तैयार हो, तो इक्विटी में मार्केट रिस्क कम होता है, तो आपको वो रिस्क लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और आपकी रिस्क एपेटाइट अगर परमिट करती हो, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको परमिट कर रहे हो कि हाँ आपकी रिस्क एपेटाइट वो है, तो लेना चाहिए। मैं आपको पर्सनल सलाह नहीं दे सकता हूं, मैं आपको मेरा बता रहा हूं। मेरा पैसा जब लॉन्ग टर्म का होता है, मैं पैसा निवेश करता हूं, बाय लो सेल हाई। ज्यादातर निवेशक इससे उल्टा करते, 90 to 95%। जब मार्केट महंगा था ना, 85,000 था ना, तब सब लोगों को इन्वेस्ट करना था महंगे में। अब जब मार्केट 77,000 है, तब तक इन्वेस्ट भी किया, थोड़ा बहुत एडिशनल परचेस भी किया। बट जब 75,000 गया था, मुझे काफी लोग पूछना चालू कर दिए थे कि जिगर भाई अभी वेट करे या क्या करे, जिगर भाई अभी थोड़ा टाइम के लिए एसआईपी बंद कर दे, क्या करे। ये नहीं करना है दोस्तों। ये कौन करवा रहा है आपसे पता है? ये आपके इमोशंस करवा रहे हैं। दो इमोशंस से बचना है।
बढ़ते हुए मार्केट में लालच से बचना है और गिरते हुए मार्केट में फियर से बचना है। मैं आपको फियर का एक कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बार सिंगापुर से फ्लाइट में ट्रैवल करके आ रहा था, रिटर्न बैक टू अहमदाबाद। अहमदाबाद का मेरा सिंगापुर से डायरेक्ट अहमदाबाद का फ्लाइट था, और बीच में रात का समय था और एकदम भयंकर टर्बुलेंस आया। टर्बुलेंस इतना खतरनाक था, ऊपर से चीजें गिर रही थी, लोग चिल्ला रहे थे। इनफैक्ट एयर होस्टेस के चेहरे पे पहली बार मैंने टेंशन देखा, डर देखा। मैं खुद डर गया था उस टाइम पे। एयर होस्टेस ने सबसे पहले तो क्या इंश्योर किया कि सब लोग बैठ जाए और कुर्सी की पेटी बांध ले। जो खड़े थे तुरंत बैठ गए, कुर्सी की पेटी बांध ली, चिल्लम चिल्ली चालू है, सब कुछ है। बट एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है, अभी बाहर जाना है। क्यों? पता था कि कुर्सी पे भले ही डर लग रहा है, भले ही कुछ जितना भी डर लगे, चिल्लाना भी पड़े, तो चिल्ला के भी कुर्सी की पेटी बांधना वो सेफ स्ट्रेटेजी है। चालू प्लेन में से कूदना, उसमें तो मौत निश्चित है। वैसे ही मार्केट जब टर्बुलेंस दिखाए, डर लगे आपको, तो उस टाइम पे कुर्सी की पेटी बांध के बैठ जाओ। बीच में कूदने की कोशिश मत करो। बीच में कूदोगे तो वो आपका जो पेपर पे लॉस है ना, वो एक्चुअल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं तो कहता हूं उसकी जगह पे उल्टा करो। जब जब भी मार्केट गिरावट आती है और उस टाइम पे अगर पैसा है आपके पास लॉन्ग टर्म बोलने के लिए, तो इन्वेस्ट करना चाहिए। डरना क्यों चाहिए? लॉन्ग टर्म में इंडिया में पैसा बनेगा, ये कॉन्फिडेंस है कि नहीं? नहीं है तो मैं आपको भी थोड़ी देर में दिलवाता हूँ। राइट। मैं आज पहली बार दुखी हूं। इस बार मैं पहली बार मार्केट करेक्शन के टाइम पे दुखी हूं। 10% मार्केट गिरा और मैं दुखी हूं। मैं खुश होता हूं। मेरे पास कहीं से भी पैसे आते हैं, बैंक में पड़े होते हैं, मैं उस टाइम पे एग्रेसिवली डाल देता हूं। इस बार दुखी हूं, पता है क्यों है? बिकॉज थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक मेरा जो अभी जो मैं जिस घर में रह रहा हूँ ना, उससे थोड़ा बड़ा घर लिया, बच्चे बड़े हो रहे तो एक पेंट हाउस खरीदा, तो मेरा लिक्विडिटी वहां पे ब्लॉक हो गया। इसलिए मेरे पास अभी लिक्विडिटी नहीं बचा और मैं नया पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का मुझे दुख है। और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि भाई अगले 6 7 12 महीने तक यही मार्केट यहीं का यही रहे। बिकॉज मार्केट नीचे है और कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। आप सोचो, कहीं पे आपको एक जगह पे एक चीज 85 रुपीज में मिल रही है, दूसरी जगह पे वही चीज 77 रुपीज में डिस्काउंट में मिल रही है, लोगे कि नहीं लोगे? लोगे ना। अच्छा, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे वो चीज आपको डिस्काउंट में भी मिल रही है, 85 वाली 77 में भी मिल रही है, और जो क्वांटिटी है उसमें भी 10 20% ज्यादा मिल रहा है, तो तीसरी दुकान से लोगे या नहीं लोगे? डेफिनेटली लोगे। तो आज जो इंडियन कंपनीज है उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, यानी कि क्वांटिटी आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही है और प्राइसेस कम हो रही है। ये डबल धमाका, डबल बोनांसा है। डरने का कोई मतलब ही नहीं है। डर डरने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं आपको अगर टाइम मशीन दूं और आपको एक मौका दूं, अगर आपको ये कहूं कि भाई मेरे पास टाइम मशीन है, 2020 में मैं आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, सारा पैसा लेके वहां पे चले जाओ और इन्वेस्ट कर देना, जाने के लिए तैयार हो या नहीं? आई एम श्योर सब लोग जाने के लिए तैयार होंगे, डेफिनेटली। मेरे पास ऐसा कोई टाइम मशीन है नहीं। बट आज अगर मार्केट और 10 20% गिर गया ना, कोविड जितना करेक्शन आ गया ना, तो डेफिनेटली आपके अंदर से आवाज आएगी, दिस टाइम इट इज डिफरेंट। ये इंसानी स्वभाव है। पुराने जितने भी करेक्शन है ना, वो हमें गवाई हुई अपॉर्चुनिटी जैसे दिखते हैं, और करंटली जब करेक्शन आता है ना, तब अंदर से आवाज आती है, दिस टाइम इट इज डिफरेंट। और वो क्या है, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है ना, उसको डर लग रहा है तो आपको वहां से भगाने की कोशिश करता है। बिकॉज डर लगता है तब, एदर यू कैन फाइट और यू कैन फ्लाइट। फ्लाइट करना, भागना आसान है, मार्केट से लड़ तो सकते नहीं हो। इसलिए आपका मन आपको भगाने की कोशिश कर रहा है, भागना नहीं है। मन को बोलना है ऑल इज वेल, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। और उस टाइम पे और ज्यादा एग्रेसिव होना है। अगर एसआईपी चल रही है उसमें और ज्यादा एडिशनल परचेस मैं तो करता हूँ। लमसम का कोई इन्वेस्टमेंट है, उस टाइम पे मेरे पास पैसा है अगर, तो मैं और ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। बिकॉज इंडिया में ग्रोथ की कमी नहीं है। इंडिया 140 करोड़ की जनता। और अगर मैं आपको सिंपल सा बताऊं, ये देखिए, ये जो फोटोज है ना, ये है 25 जनवरी के। मेरे बड़े भैया है, मेरा बेटा है, हम तीनों मुंबई में, अहमदाबाद में, हमारे घर के पास नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वहां पे गए थे। कॉन्सर्ट था कोल्ड प्ले, जो पूरे इंडिया में वायरल था। 1,70,000 लोग एक दिन में वो कोल्ड प्ले देखने आए। दूसरे दिन वापस 26 तारीख को वापस 1,70,000 लोग देखने आए। कोई मंदी नहीं है इंडिया में। लोग ऐसे ऐसे कॉन्सर्ट, एंड बिलीव में, मुझे उस गाने का एक वर्ड भी पता नहीं है, फिर भी मैं वहां पे गया था। आज लोगों की स्पेंडिंग पावर अलग लेवल की है। आज वो रोटी कपड़ा और मकान वाला समय नहीं है। आज लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, खर्चा कर लो, ईएमआई पे गाड़ी ले लो, ये कर लो। नहीं करना चाहिए। फाइनेंशियल दिक्कत आएगी, बट लोग कर रहे हैं। आपके आसपास अगर लोग इस तरीके से पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ये मार्केट में कभी मंदी नहीं आ सकती है। राइट। ये मार्केट में मंदी नहीं आ सकती। 142 करोड़ की जनता, उसमें 65% यानी कि 85 करोड़ लोग 35 साल से नीचे की एज के हैं। वो लोग, मेरे पिताजी की बात करूं तो वो सिर्फ बचाने में जानते थे। आज का जो जनरेशन, मिलेनियल बोले तो वो तो थोड़ा भी समझदार है, मगर अभी जो नया जनरेशन है, जेनजी, वो बचाने के कॉन्सेप्ट को मान ही नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ बैलेंस रखो, खर्चा भी करो, एंजॉय भी करो, बट बैलेंस भी रखो। बट आपके आसपास जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल बदल गया है, लोग खर्चे करने वाले हैं, तो मार्केट में कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दोस्तों। और एक चीज याद रखना, लॉन्ग टर्म में आपका कोई भी मार्केट है ना, वो प्रॉफिटेबिलिटी को फॉलो करता है। अगर कोई कंपनी का शेयर का कोई कंपनी का प्रॉफिट हर साल बैलेंस शीट में बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस बढ़ेगा। ये सेंसेक्स की 30 कंपनियों का एवरेज ईपीएस और क्लोजिंग सेंसेक्स का प्राइस देखो। चलो प्राइस देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ग्राफ देखो। ये जो
ऑरेंज कलर है ना, वो है सेंसेक्स की 30 कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से बढ़ी 2004 से लेकर 2024 तक 20 साल में, और यह सेंसेक्स कैसे बढ़ा। दोस्तों ये चीज गवाही है, ये एक चीज की गवाही है कि मार्केट का जो प्राइस है या स्टॉक का जो प्राइस है ना, वो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी को फॉलो करता है। ये ग्राफ आप अच्छे से देख पाओ, इसलिए मैं थोड़ा अपना थंबनेल भी छोटा कर देता हूं। एग्जैक्टली प्रॉफिट जाएंगे ऊपर तो प्राइस ऊपर जाएगा, हाँ बीच में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। सेंटीमेंट बिगड़ेंगे तो कभी, अभी देखिए प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव तो नहीं है, फिर भी मार्केट गिर रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट प्ले कर सकता है, शॉर्ट टर्म में सेंटीमेंट प्ले करके आपके पी को नीचे लाके आ सकता है, यानी कि सेंटीमेंट को नीचे लाके आ सकता है। शॉर्ट टर्म में ये सारी घटनाएं जो हो रही है वो आपके सेंटीमेंट को यानी कि पी रेशियो को ऊपर लेके भी जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेंगे। आप देखिए ये है फॉर्मूला, सेंसेक्स इज इक्वल टू व्हाट, ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय पी। ईपीएस यानी कि फंडामेंटली प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, पी यानी कि लोग उस प्रॉफिट के मुकाबले कितना गुना प्राइस देने के लिए तैयार है, वो दोनों का मल्टीप्लाई करते हो सेंसेक्स का वैल्यू बनता है। तो ईपीएस आज करीबन 3390 रुपए है। अगर 12% की ग्रोथ पकड़ू, यानी कि 7% का जीडीपी, 5% का इन्फ्लेशन, 12% से हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रो हो रहा है, यानी कि इंडिया की कंपनियों के 7% से सेल्स बढ़ रहे हैं, 5% से प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो जो कंपनी का माल जो है वो 7% ज्यादा बिक रहा है और 5% वो प्राइस भी बढ़ा पा रहा है, तो 12% से प्रॉफिट बढ़ेगा। तो 12% से ये प्रॉफिट बढ़ेगा। अगले 10 साल के बाद सेंसेक्स की 30 कंपनी का एवरेज ईपीएस 3390 से हो जाएगा 10,529। याद करिए वो दोनों ग्राफ, ऑरेंज लाइन अगर 3 गुनी होगी तो ब्लू लाइन को भी 3 गुना होना पड़ेगा। हाँ, एग्जैक्ट 3 गुना नहीं होगा, कभी 3.25 गुना होगा, कभी 3.25 गुना, कभी 2.5 गुना, कभी 3.5 गुना, वो डिपेंड करता है सेंटीमेंट। और सेंटीमेंट कैसे पता चलते हैं, पी रेशियो देख के। लॉन्ग टर्म का इंडियन मार्केट का एवरेज पी रेशियो 21 है, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट करने वाली कंपनी को, सेंसेक्स की कंपनी को लोग 21 रुपए प्राइस देते हैं। खराब मार्केट में यानी कि कोविड जैसे समय में जब सेंटीमेंट बिगड़ जाते हैं तो वही 1 रुपए का प्रॉफिट करने वाली कंपनी सिर्फ 15 रुपए में मिलती है, और बहुत बोलिश हो गया तो वो 1 रुपए वाली प्रॉफिट वाली कंपनी 30 रुपए में भी मिलती है। तो ये हमारे पास तीन अलग अलग सिनेरियो है, बेरिश मार्केट, एवरेज मार्केट, बुलिश मार्केट। उसको अगर 10 साल के बाद के ईपीएस यानी कि 10,529 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेंसेक्स की कुछ प्रोबेबल वैल्यूज आ सकती है। मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता एग्जैक्ट, बट आज से खराब भी माहौल होगा, आज के मुकाबले खराब भी माहौल होगा, 15 का पी यानी कि कोविड वाला भी माहौल होगा, तो भी वो पी को अगर मैं उस टाइम के अर्निंग से मल्टीप्लाई करूंगा, 1,64,000 का ये वैल्यू एस्टिमेटेड बन सकता है। लॉन्ग टर्म करंट करंट अभी 23 नहीं है, थोड़ा कम है, बट चलिए 23 के आसपास काफी टाइम से, तो वो करंट सेंटीमेंट के हिसाब से 2.5 लाख का सेंसेक्स बनता है। लॉन्ग टर्म एवरेज सेंटीमेंट के हिसाब से 10 साल के बाद 2,19,000 का बन सकता है। और अगर ऑल टाइम हाई यानी कि 29 वाला पी हो गया तो ये मार्केट 3,10,000 तक भी पहुंच सकता है। तो दोस्तों ये मार्केट ऑल टाइम हाई नहीं, 85,000 ये था टिल डेट हाई, डरने की बात नहीं है। मार्केट में अगले 10 साल में इंडियन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी 3 गुना होने वाली है, तो भाई मार्केट भी 3 गुना के आसपास बढ़ेगा। एग्जैक्ट 3 गुना नहीं बढ़ेगा, वो 3 होगा, 2.5 होगा, 3.5 होगा, 4 होगा, वो डिपेंड करता है उस टाइम के सेंटीमेंट पे, राइट। तो मुझे तो कोई डर की बात नहीं लग रही है, इंडिया के अंदर पैसा बनना ही बनना है। और जिस तरीके से मैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देख रहा हूँ, जिस तरीके से वो खर्चे कर रहे हैं, दोस्तों इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल याद रखो, एक व्यक्ति के लिए जो खर्चा है ना वो दूसरे व्यक्ति के लिए प्रॉफिट है, एक व्यक्ति के लिए जो खर्चा है वो दूसरे व्यक्ति के लिए प्रॉफिट, और इतना खर्चा करने वाले बच्चे हैं तो डेफिनेटली कंपनी की बैलेंसेस बढ़ने वाली है, राइट। और म्यूचुअल फंड की बात करो, म्यूचुअल फंड के अंदर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपने इन्वेस्ट किया है इक्विटी में, तो खराब से खराब भी फंड देख लोगे, पिछले 10 साल का ये रिटर्न दिखा रहा हूँ, खराब से खराब देख लो, फ्लेक्सी कैप, ईएलएसएस, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, खराब से खराब कैटेगरी का जो, उस कैटेगरी का खराब से खराब फंड है ना, उसका रिटर्न भी डबल डिजिट है। और वो भी एक करेक्शन के बाद, वो भी ये करेक्शन के बाद 5 फरवरी 2024 लिखा है स्लाइड पे, नहीं वो 2025 है, जस्ट माय मिस्टेक, अभी रेक्टिफाई कर देता हूँ आपको बोल के, राइट। सो सोचिए खराब से खराब फंड भी ये रिटर्न दे रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको आपके रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, इन्वेस्ट करते रहो। मार्केट कैसा आएगा सोचना नहीं है, बजट कैसा आएगा उसकी परवाह करनी नहीं है, ट्रम्प आएगा जाएगा उसकी परवाह करनी नहीं है, इलेक्शन में कौन हारा कौन जीता उसकी परवाह करनी नहीं है, बस हमें चलना है तो चलना है, ये मंत्र याद रखना है, राइट। आप सोचिए आज कोई व्यक्ति 25 साल का है, अगर उसने ये मंत्र अपना लिया, चलना है तो चलना है, कुछ भी हो जाए, मार्केट इधर हो जाए उधर हो जाए, मार्केट और 10% गिर जाए, वो बिना सोचे चलता रहा, तो क्या हो सकता है। 25 साल की एज में मान लीजिए उसकी 50,000 की सैलरी है, सैलरी का 20% वो एसआईपी कर रहा है 10,000 रुपए का अपने रिटायरमेंट के लिए, और हर साल ये एसआईपी 10% से बढ़ा रहा है, बिकॉज इनकम भी तो बढ़ने वाली है, 50 वाली 55 होगी, तो 10,000 वाली एसआईपी 11,000 तो होनी चाहिए। तो वो टॉप अप एसआईपी कर रहा है, यानी कि हर साल अपनी एसआई 10% से बचा रहा है। अब उसको 55 साल पे रिटायर होना है, और वो मान के चलते कि 80 साल तक तो जिएगा। आज का खर्चा उसका 35,000 है, महंगाई 6% है,
एसआईपी का रिटर्न मैं यहाँ पे 12% एज्यूम कर रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद जो पोर्टफोलियो बनाएगा उसमें से सिर्फ 8% रिटर्न आएगा जब एसआईपी बंद हो गई होगी। तो ये एजम्पशन के साथ मैंने गिनती की, तो अगले 30 साल में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ 18 लाख का होगा, उसका वैल्यू होगा 9 करोड़ 16 लाख, 12% के रिटर्न के हिसाब से। एसआईपी में 12% रिटर्न, ये गिरावट के बावजूद भी जो हमने आंकड़े देखे खराब से खराब फंड के रिटर्न के, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई मुझे डाउट होगा। तो 9 करोड़ 16 लाख मान लीजिए उस टाइम पे उसने हाइब्रिड फंड में डाल दिया जहां पे 8% भी रिटर्न मिल रहा है, और उसमें से पैसा विड्रॉ करना चालू किया। कितना? जितना उस टाइम पे उसका खर्चा होगा, आज 35,000 है, 6% से बढ़ता बढ़ता उस टाइम पे जितना खर्चा होगा वो विड्रॉ किया। वो पूरा हर साल वो अपना विड्रॉल बढ़ाता गया। तो 55 से लेके 80 साल तक 23 करोड़ 18 लाख 74,759 रुपए विड्रॉ कर लेगा एसडब्ल्यूपी से, तो भी 80 साल की एज पे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट में देने के लिए उसके पास 6 करोड़ 80 लाख रुपए बचे होंगे। बट ये सारी चीजें पॉसिबल तभी है जब आप ये अपने पोर्टफोलियो को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेने दो। बीच बीच में ये जब मार्केट में ऊंच नीच आती है तब आप ऊपर नीचे ना हो, आप अपने बार बार जो डिसीजन है वो फियर और ग्रीड की वजह से ना बदले। आप हमेशा याद रखें, करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। मार्केट नीचे जा रहा है, इलेक्शन आ रहा है, राइट, क्या करना चाहिए और वो है चलना है तो चलना, इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं है, बिकॉज कंपाउंडिंग से ज्यादा बड़ा कोई ताकत ही नहीं है। नेक्स्ट जनरेशन को भी ये मैसेज दीजिएगा। नेक्स्ट जनरेशन को शायद बड़े बड़े वीडियोस देखने की आदत ना, उनको एक सॉन्ग मैंने बनाया है, रैप सॉन्ग मैंने लिखा है, मैंने गाया है, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। एसआईपी को चुन 2.5 मिनट का रैप है। आई एम श्योर ये रैप सॉन्ग जो है वो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी फाइनेंशियली लिटरेट करने में हेल्प करेगा। सो प्लीज वॉच दैट सॉन्ग अगर आपने अब तक नहीं सुना है तो। विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, मेरा वहां पे हैंडल है जिगर पारेख 26, यहाँ पे 25 दिखा रहा है, 26 है, और फेसबुक में है जिगर 261। सो चलिए दोस्तों, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.